तो कहानी कुछ इस तरह है। आज ही मैंने एक्शन रिप्ले मूवी देखी जिसमें नायक समय में यात्रा करके भूतकाल में जाता है और अपने माता पिता के झगड़े को मिटा देता है। फिल्म को देखकर बहुत मजा आया, बहुत हंसी भी आई और सोचा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम समय में यात्रा करें। कुछ समय बीता तो मैं भूल गया समय यात्रा के बारे में। एक दिन विद्यालय गया तो सब लोग कहने लगे कि कल छुट्टी है। मैंने सोचा कल छुट्टी क्यों है। एक शिक्षक ने कहा, सर कभी कैलेंडर भी देख लिया करो, कल ईद है। मैंने कहा ठीक है। तभी एक मुस्लिम शिक्षक ने मुझे बताया, क्या फायदा छुट्टी का, देखा जाए तो ईद कल नहीं बल्कि परसों है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि कल ईद नहीं है, कैलेंडर से ज्यादा जानते हैं। तभी शिक्षक ने कहा, हम ईद चांद देखकर मनाते हैं, पर कल यहाँ चांद नहीं दिखेगा। दुबई में कल चांद दिखेगा, इसलिए दुबई के लोग ईद मनाएंगे। हमें परसों चांद दिखेगा, इसलिए हम परसों ईद मनाएंगे। मेरा माथा ठनका, मेरे खुराफाती दिमाग में शरारत सूझी। मैंने सोचा और कहा सर से, सर अगर आप कल दुबई पहुंच जाओ तो आप कल ईद मना सकते हो, और ईद मनाकर वापस आ जाओ तो परसों आप यहां भी ईद मना सकते हो। सर ने कहा, वाह, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। हम समय को अपनी तेजी से हरा नहीं सकते। सब मुझ पर हंसने लगे, पर इनके हंसने पर मैंने ध्यान नहीं दिया। यदि अगर मेरी तेजी समय को हरा दे तो समय यात्रा की जा सकती है। इस समय यात्रा से भूतकाल और भविष्यकाल में जाया जा सकता है। मेरे खुराफाती दिमाग में कुछ नया खुराफात जन्म लिया। आज घर पर जाते ही मैंने सोचना शुरू किया। अचानक मैंने सोचा कि हर वैज्ञानिक किसी भी विषय पर शुरुआत से खोज नहीं करता, बल्कि उसी विषय पर किए गए खोज को आगे बढ़ाता है। क्यों ना मैं भी समय यात्रा पर किए गए खोज की जांच पड़ताल करूं। मैंने समय यात्रा और टाइम मशीन पर लिखी बहुत सी लेखों को मोबाइल और इंटरनेट के जरिए पढ़ा। सभी की खोज एक जगह आकर रुक जाती थी। वो 3 मुद्दे थे। पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा था गति और तीसरा था भार। मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ना हो, क्योंकि संसार में हर वस्तु, हर कण पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि जो धूल के कण आंखों से दिखाई नहीं देते, वो हवा से उड़कर कहीं ना कहीं नीचे जरूर आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा था गति। अब इतनी तेज गति किसी भी ईंधन में नहीं कि समय को हरा दे, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणें भी कुछ सेकंड पुरानी होती हैं। तीसरा था भार, जो कि इस पर सोचना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका भार ना हो। गुरुत्वाकर्षण बल है तो भार भी होगा। शरीर हवा में विलीन होकर अदृश्य हो जाए और उसका नामो निशान भी ना मिले। मैं 3 दिनों तक यही सोचता रहा, ढूंढता रहा, पर मैंने हार मान ली। मैंने सोचा, सचमुच मैं मूर्ख हूं जो ऐसी बातें सोचता हूं और समय भी दे रहा हूं ऐसी बातों पर। तभी मेरे मित्र का फोन आया और घंटी बजी। साथ में आया मेरे खुराफाती दिमाग में वस्तु जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं झट से उठ खड़ा हूं। मैंने तुरंत मोबाइल को हाथ में लिया और चूमने लगा, क्योंकि मेरे सवालों के सभी जवाब मिल चुके थे। सूर्य की रोशनी से भी तेज गति, शून्य भार और कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के बिना कुछ था तो वो थी मोबाइल से निकलने वाली तरंगें, अर्थात रेडिएशन या फिर नेटवर्क। मोबाइल का नंबर दबाया कि पलक झपकते ही अमेरिका में स्थित मोबाइल की घंटी बजने लगती है। अब मेरी समस्या का हल मुझे मिल चुका था। अब मैं रात दिन उसी पर अपना कार्य करने लगा। सुबह होते ही स्कूल जाता था
और लौट कर आते ही मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से नेटवर्क और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जांच पड़ताल करने लगता था। सैटेलाइट से जुड़े वैज्ञानिकों के लेख पढ़ने लगा, अधिक से अधिक जानकारी एकत्र की। तभी अचानक मेरे दोनों मामा घर आए तो प्रणाम किया। वो बिना मुझसे बात किए सीधे मेरे कमरे में गए और मेरा लैपटॉप और मोबाइल ले लिया। मैं भागकर अंदर गया, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मेरे दोनों मामा शिक्षक हैं और मैं बचपन से ही उनसे डरता था। मैंने अपना मोबाइल और लैपटॉप मांगा तो उन्होंने कहा, पागल हो गया है क्या? पूरी रात लैपटॉप पे मोबाइल पे क्या करता है? तेरी मम्मी ने बताया कि तू रात भर मोबाइल चलाता है। करता क्या है? खाना कम खाता है, पूरी रात जगता है और दिन में भी काम करता है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? मैंने मामा से कहा, मामा ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। मेरे दोनों मामा और मम्मी वहीं बैठ गए। मम्मी ने कहा, इसकी कुछ मत सुनो, सबको अपनी बातों से बहकाता है ये। मैंने कहा, मामा अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और हंसना नहीं। मामा ने कहा, बोल। मैंने कहा, मामा मैं टाइम मशीन पर खोज कर रहा हूँ। मामा ने कहा, बेटा टाइम मशीन तो तेरे पास है, वो रही। मामा ने घड़ी की ओर इशारा किया। मैंने कहा, मामा वो समय दिखाने वाली मशीन है, मैं खोज कर रहा हूँ समय की यात्रा पर। मेरे दोनों मामा हंसने लगे। कहा, बेटा तू सच में पागल हो गया है, तेरी मम्मी सही कहती है, तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा, मामा मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसकी कोई वजह तो होगी। मामा ने कहा, बेटा तेरा बाप सही कहता था, तू सच में लंगड़ा घोड़ा है। छोटे मामा ने कहा, तू आर्ट्स से पढ़ा है और वैज्ञानिक बनना चाहता है। मैंने कहा, न्यूटन और गैलीलियो ने क्या विज्ञान की पढ़ाई की थी? वो भी मेरी तरह इंसान थे, वो सोच सकते थे, मैं भी सोच सकता हूँ। वो जब वैज्ञानिक बने तो विज्ञान नहीं था मदद के लिए, पर मुझे मदद करने के लिए वैज्ञानिकों का लेख है। छोटे मामा ने कुछ सोचते हुए कहा, चल सिद्ध कर कि समय की यात्रा की जा सकती है। मोबाइल लिया और मामा को कहा, मामा आप ऑनलाइन आ जाओ। मामा ऑनलाइन आ गए। मैं दूसरे कमरे में गया और वीडियो कॉल किया। मामा ने मुझे वीडियो कॉल पे देखा। मैंने मामा से कहा, मामा समय देखो। मामा ने कहा, देख लिया। मैंने मोबाइल बंद किया और उनके सामने आया और कहा, अब समय देखकर बताओ कि मुझे मोबाइल बंद करके आपके सामने आने में कितना समय लगा। मामा ने कहा, 1 मिनट। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो वीडियो कॉल रोज करते हैं। मैंने कहा, मामा आपकी तरह ही सभी वीडियो कॉल करते हैं, पर जो मैंने देखा सभी ने नहीं देखा। वैसे ही पेड़ से जब गिरते हुए सेब को सबने देखा तो न्यूटन ने भी देखा, पर न्यूटन ने देखकर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। उसी तरह से इस वीडियो कॉल से मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि समय यात्रा की जा सकती है। मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में 1 मिनट लगा। वीडियो कॉल पे मैं तुरंत तुम्हारे सामने था। उसी प्रकार अमेरिका में बैठे व्यक्ति को यहाँ आने में 3 दिन लगता है, पर मैं इस वीडियो कॉल से पलक झपकते ही उसको अपने सामने देख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने 3 दिन का सफर बैठे बैठे पल भर में तय कर लिया। यदि हम इसकी गति बढ़ाएं तो शायद समय को चीरकर भूतकाल और भविष्य काल में झांका जा सकता है। जैसे ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करके भविष्य बताते हैं, तो यदि हम ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान को मिला दें तो समय में यात्रा कर सकते हैं। मैं बोलकर शांत हुआ और मेरे दोनों मामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मम्मी ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इस पागल की बातों में आ गए? छोटे मामा ने मोबाइल और लैपटॉप मुझे देते हुए कहा, बहन तेरा बेटा पागल नहीं है, पर एक दिन पूरी दुनिया को अपने दिमाग से पागल कर देगा। कर बेटा, आगे की खोज कर। मैंने रात दिन एक करके अपने ही मोबाइल को एक टाइम मशीन में परिवर्तित कर दिया था। उसके फ्लैश लाइट से निकलने वाली रोशनी एक ऐसे द्वार का निर्माण करती थी जिसके माध्यम से हम भूतकाल और भविष्य काल में प्रवेश कर सकते थे। अब समय आ गया था कि समय की यात्रा करें। मैंने अपने सभी काम पूर्ण किए। गर्मी की छुट्टियां आज से ही लगी थी। मम्मी पापा सभी गांव चले गए थे। अच्छा मौका था टाइम मशीन के प्रयोग का, पर मन में भय लगा हुआ था कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पर चाहे कुछ भी हो, सफर तो तय करना ही था। मैंने सबसे पहले इतिहास की पुस्तक निकाली, पर कोई जगह पसंद नहीं आई।
मैं लेट गया और जैसे ही सोचने लगा मेरे कान में एक गाना गूंजने लगा। मैंने झट से टीवी चालू किया और देखने लगा कि एक गाने में ताजमहल को दिखाया जा रहा था। मेरे दिमाग में आया क्यों ना मुगल काल में जाऊं और शाहजहां के दर्शन करूं। मैंने झट से मोबाइल निकाला और उसमें मुगल काल डालकर बटन दबाया कि सामने एक प्रकाश से भरा द्वार मेरे सामने था। मैंने झट से अपना बैग उठाया और प्रवेश किया। पीछे मुड़कर देखा तो प्रकाश द्वार वैसा ही खुला हुआ था। मैंने मोबाइल झट से बंद किया जिससे द्वार बंद हो गया। मैंने देखा कि चारों तरफ घना जंगल है। मैं खुश था पर देखना यह भी था कि मैं सच में भूतकाल में हूं या कहीं और। मैंने जंगल से बाहर आकर देखा मेरे सामने बालू ही बालू था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि बालू तो सिर्फ राजस्थान में होता है। मैं आगे बढ़ा और कुछ दूर पहुंचा तो देखा मेरे सामने एक बड़े से पत्थर का आलीशान गेट था। मैंने गौर किया कि उस पर कुछ अरबी में लिखा है, पर मैंने यदि मुंह खोला तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस समय हिंदी बोली जाती थी या नहीं, इसलिए मुंह बंद रखना ही ठीक था। जगह जगह मस्जिद और दरगाह, पर एक भी हिंदू नहीं। मैंने एक बच्चे को रोककर इशारे से पूछा कि ये कौन सी जगह है। उसने भी कुछ समझा नहीं, बस अपने हाथों से एक और इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने था एक बड़ा सा पिरामिड। पिरामिड देखकर मैं बहुत चक्का रह गया, पर नजारा भी देखने योग्य था। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई थी। मैंने सिर्फ मुगल काल टाइप किया था, सन और देश का नाम डालना भूल गया। जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठा, पर खुश था कि मुझे नायाब पिरामिड और पत्थरों से बनी मूर्तियां देखने को मिली। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये काल कौन सा है। भूख भी बहुत तेज लग पड़ी थी। मैं चलते चलते थक चुका था कि मुझे एक बाजार दिखाई दिया। भूख से तिलमिला रहा था, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। बाजार बड़ा ही सुंदर था। तरह तरह की मिठाइयां और फलों से पूरा बाजार भरा पड़ा था। मैंने देखा कि सब मुझे देख रहे हैं। लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। मैंने एक व्यक्ति को इशारा किया कि मुझे भूख लगी है और प्यास भी। एक व्यक्ति ने मुझे खाने के लिए तरबूज काट कर दिए, जिससे मेरा पेट भी भरा और प्यास भी। सभी मेरे कपड़े, जूते और बैग देखकर हैरान थे। सभी मुझे मस्खरा कहकर हंसने लगे। बच्चे मुझे छू छू कर भाग रहे थे। सभी समझ गए थे कि मैं परदेसी हूँ। जिसने मुझे तरबूज खाने के लिए दिया उसने मुझे अपने घर में बुलाया और मुझे देखते हुए इशारे से पूछा कि कहीं मैं गूंगा या बहरा तो नहीं हूँ। मैंने उसे आवाज निकाल कर दिखाया और बताया कि मैं बोल सकता हूँ, पर उनकी भाषा नहीं आती। मैंने उसे इशारे से बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, घूमने आया हूँ, पर मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। उस भले व्यक्ति ने मुझे बिठाया और इशारे से कहा कि मैं उसके पास रह सकता हूँ। वो मुझे भाषा भी सिखाएगा और घुमाएगा भी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन यहीं रुकूं, कुछ दिन मजे लेकर उड़नछू हो जाऊंगा। बस वहीं रहकर उनकी भाषा भी सीखने लगा और घूम घूम कर मन भी बहलाने लगा। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना अपना मोबाइल चालू करूं और रात में ही यहाँ से चलता बनूं। रात होते ही मैंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल चालू किया कि प्रकाश से भरा द्वार मेरे सामने ही था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि प्रकाशमय द्वार गायब हो गया और मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका था। अब करता भी क्या, मोबाइल की बैटरी समाप्त हो चुकी थी। अब क्या करता, मोबाइल कैसे चार्ज करूं? क्योंकि चार्जर और मोबाइल तो मेरे पास था, पर बिजली कहां से लाऊं? अब तक तो यहाँ बिजली की खोज भी नहीं हुई थी। यहाँ तो अभी तक सभी लालटेन और दिए से काम चलाते थे। हाय मेरा नसीब, मोबाइल चार्ज कैसे करूं? यहाँ तो अभी तक बिजली का कोई नामो निशान न था। मुझे तो लगा बस अब पूरा जीवन यहीं पर जीना पड़ेगा। मैंने अपना मोबाइल और चार्जर बैग में रखा और अपना बैग भी छुपा दिया। मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं आंसुओं को पोंछते हुए बाहर निकला मुंह धोने के लिए। उसी समय घर के मालिक वहां आ गए जो मुझे भाषा सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें हम लोगों की भाषा भी आती है। हम कोई काम धंधा शुरू करें और कमा कर लाएं। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, पर कभी कोई पूछे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो
तो बोलना कि मंसूर अली का भतीजा हूं। यदि किसी को पता चला कि तुम परदेसी हो तो तुम्हें वो उठा ले जाएंगे और तुम्हें गुलामों के बाजार में बेच देंगे, फिर तुम गुलामों की जिंदगी जियोगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने कहा, मुझे मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा। मैंने कहा, क्या आपको पता है कि भारत देश कहाँ है? उन्होंने कहा, नहीं पता, पर ऐसा भी कोई देश है क्या? मैंने कहा, अच्छा तो ये तो पता होगा कि गंगा नदी कहाँ है या सिंधु नदी कहाँ है? उन्होंने कहा, नाम सुना है इन नदियों का, पर यह भी सुना है कि वहां का जीवन बड़ा सुहाना है, पर कहाँ है ये पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा आपको ये पता है कि हिमालय नाम का बर्फों का पहाड़ कहाँ है? उन्होंने कहा, हाँ जानता हूँ, वो पूर्व दिशा की ओर है, पर सुना है वो बहुत भयानक पहाड़ है। वहां बर्फ में रहने वाले जानवर बड़े ही खतरनाक हैं और वहां रहने वाले लोग बड़े ही साहसी हैं। उन्होंने कहा, हाँ वर्ष में एक बार व्यापारियों का काफिला उस ओर जाता है। कहते हैं कि वहां के राजा महाराजा खुश होकर ढेरों इनाम देते हैं। वहां के लोग बड़े ही दयालु हैं। हमारे यहाँ तो उस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। मैंने जब अपने देश के बारे में सुना तो गर्व हुआ। मैंने कहा, अब कब जाने वाला है वो काफिला? चाचू जान ने कहा, बेटा 2 बरस से कोई गया नहीं। मैंने कहा, क्यों? जो बूढ़ा व्यक्ति वो मार्ग जानता था, वो एक व्यापारियों का दल लेकर गया था, पर प्रकृति के कोप से सभी मारे गए। अब वो रास्ता कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ की सुल्ताना भी किसी ऐसे ही इंसान को ढूंढ रही है जो वहां जाने का मार्ग बताए। मैंने कहा, अच्छा व्यापार के लिए? चाचू जान ने कहा, नहीं, आक्रमण करके उस देश को लूटने के लिए। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कहा, चाचू बहुत जानकारी ले ली। मैंने सोचा कहीं भी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। अब बिजली मुझे खुद बनानी पड़ेगी। तब तक चाचू जान के बताए गए रास्ते पर चलता हूं। सुरक्षित रहूंगा तभी जा सकूंगा। मैंने कहा, चाचू जान मुझे ये बताएं कि काम कौन सा करूं? उन्होंने कहा, काम तो गुलाम करते हैं बेटा, तुम व्यापार करो। पर क्या व्यापार करोगे ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी सो जाओ। मैं अंदर जाकर सो गया। सुबह होते ही चाचू जान की आवाज आई, बेटा उठो। मैं तैयार ही बैठा था। आज मैंने लंबा झब्बा और गोल टोपी पहनी थी। चाचू जान ने कहा, बेटा आज तुम बड़े ही अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही कपड़े पहना करो, पर तुम्हारा एक अच्छा सा नाम भी होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? चाचू जान ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ बाजार चलो, जो व्यापार तुम्हें पसंद आए तुम वो करो। मैंने कहा, ठीक है, और चल पड़ा खुशी खुशी। बाजार में मैंने बहुत से व्यापारियों को देखा। बहुत सी वस्तुएं बिक रही थी, जैसे मसाले, कपड़े, पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां, रेशमी कपड़े, बांस से बनाई गई टोकरी, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे धागे आदि। पूरा बाजार हम घूमे और घर आए। फिर उन्होंने कहा, बताओ बेटा किस वस्तु का व्यापार करोगे? मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, चाचू जान मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं बताता हूं। ये बोलकर मैं दरवाजे के पास आकर बैठ गया। मैंने देखा कुछ बच्चे आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर ताली बजा रहे हैं। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, बच्चों क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, हम उन उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे हैं। काश हमारे पास भी एक ऐसा पक्षी हो जिसे जब चाहे इशारे से उड़ाएं और फिर पकड़कर घर ले आएं, तो कितना मजा आएगा। मैंने कहा, हो सकता है ऐसा। सभी बच्चे मेरा मुंह देखने लगे। मैं घर के अंदर गया, पतला सा कपड़ा ले आया, उसे चौकोर में काट कर टोकरी से पतली लकड़ी लगाकर उसकी पतंग बनाई और मजबूत धागे से बांधकर उसे उड़ाया। सभी बच्चे ये देखकर खुश हो गए। मैंने पतंग को ऊंचा उड़ाया और अपने हाथ और धागे के इशारे से पतंग को यहाँ वहां नचाने लगा। बच्चे खुश होकर तालियां पीटने लगे और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर सभी बड़े बूढ़े और जवान पतंग की कलाबाजी देखने लगे। उनके लिए मानो एक चमत्कार था। शोर शराबा सुनकर चाचू जान भी बाहर आए।
वो भी ये देखकर हैरान थे। मैंने पतंग नीचे उतारा तो सभी कहने लगे, ये क्या है? मैंने कहा, ये चिड़िया है जो मैंने बनाई है। सभी कहने लगे, मुझे भी ऐसा बना कर दो। मैंने कहा, एक चिड़िया की कीमत 1 अशर्फी है, पर कल से बेची जाएगी। चाचू जान ने ये नजारा देखकर कहा, बेटा तेरा दिमाग अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। मैंने सभी से 2-2 अशर्फी ली और उनके नाम लिख लिए। तुरंत बाजार जाकर मैंने चिड़िया बनाने का सामान खरीदा और घर ले आया। मैंने पूरा दिन और पूरी रात मेहनत से चिड़िया बनाई और अगले दिन सभी को दे दी। उस दिन पूरा आसमान रंग बिरंगी चिड़ियों से भरा हुआ था। और आगे हुआ क्या? चाचू जान ने जब देखा कि चिड़िया अर्थात पतंग बेचकर मैंने अच्छी कमाई की है, तो उन्होंने मुझे बाजार में ही अपने फलों की दुकान के पास एक दुकान खोल कर दी। मैं तरह तरह की चिड़िया बनाकर बेचने लगा और बहुत कम समय में मैंने अच्छी कमाई कर ली थी। अब बस मेरे दिमाग में यही विचार आता कि बिजली कैसे बनाऊं। सूर्य की रोशनी का उपयोग करके बिजली बनाई जा सकती है, परंतु सोलर पैनल बनाने का कोई साधन नहीं था। पर कैसे भी करके बिजली का निर्माण करना ही था। पर उस समय मेरे मन में एक अजीब सा लालच आया। मैंने देखा कि यहाँ सोने से बने आभूषण हैं और बड़े ही सस्ते हैं। साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा भी सोने की थी। यहाँ हीरे से बने आभूषणों की भरमार थी। मैंने सोचा, क्यों ना थोड़ी कमाई करके सोने और हीरे के आभूषण खरीद कर ले चलूं। अपने काल में चलकर बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। इस लालच में मैंने अपना पूरा ध्यान चिड़िया बनाकर बेचने में लगाया। मेरे मन में लालच की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए कोई नई वस्तु बनाने का विचार करने लगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर का समय था और सभी दुकान बंद करके भोजन के लिए घर जाने लगे। मैं भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में इतनी तेज धूप थी और रेत मानो गरम गरम आग की तरह तप रही थी। कहीं कहीं रेत ऐसे चमकती थी जैसे शीशा रखा हो। ये विचार मन में आते ही मैं खुश हो गया, क्योंकि यहाँ रेत की भरमार थी और नमक की भी कोई कमी नहीं थी। बस फिर क्या था, मन में कांच बनाने की योजना बनाने लगा। कांच अर्थात शीशा बनाने के लिए 75% रेत और 25% सोडियम और चूना चाहिए, जो यहाँ भरपूर था। बस इनके मिश्रण को यदि 1500 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाए तो उनसे पिघलकर निकलने वाले गाढ़े रसायन को शीशा कहा जाएगा, जिसे किसी भी सांचे में डालकर उन्हें कोई भी रूप दिया जा सकता है। बस फिर क्या था, मैंने चाचू जान से कहकर चूना नमक मंगवा लिया और रात में ही प्रयोग करने की ठान ली। अगर बन गया तो ठीक, वरना फिर कोशिश करेंगे। शाम का समय था और मौसम भी सुहाना था। मैं दुकान पर बैठा था कि सामने से एक सवारी आती हुई दिखाई दी। क्या साज धाज था, मानो किसी राजघराने से कोई आ रहा हो। आगे की ओर शस्त्र से परिपूर्ण सैनिक, बीच में पालकी और फिर पीछे सैनिक। पालकी के साथ साथ करीब 4-5 सुंदर युवतियां चल रही थी। सभी व्यापारी अपने दुकान के सामने सिर झुकाए खड़े हो गए। मैं भी उन्हीं की तरह खड़ा हो गया। वो सवारी आकर के मेरे दुकान के सामने रुक गई। पालकी नीचे रखी गई। उसमें से एक सुंदर सुनहरे लिबास पहने हुए एक सुंदरी बाहर निकली। उसका रंग गोरा और चेहरे पर सुनहरा नकाब था। वो धीमे धीमे चलते हुए मेरे दुकान में आई। मैंने झुककर उसका स्वागत किया। उस सुंदरी ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, क्या तुम ही हो वो व्यापारी जिसने अपनी रंग बिरंगी चिड़ियों से पूरा आकाश रंग दिया? मैंने कहा, हाँ, मैं वही व्यापारी हूँ। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिमाग। हमारी सुल्ताना भी ऐसी चिड़िया उड़ाना चाहती है। मैंने कहा, मुझे लगा आप सुल्ताना हो। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं उनकी मुख्य दासी हूँ। वो क्या यहाँ चिड़िया लेने आएंगी? उनके साथ जब हम छत पर टहलने गए तो सुल्ताना ने आकाश में रंग बिरंगी चिड़िया देखी। उन्होंने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे इन्हें उड़ा रहे थे। उन्होंने एक सिपाही से पूछा तो उसने बताया कि एक नया व्यापारी है जो ये चिड़िया बेचता है। इन चिड़ियों को देख उनका मन भी डोल गया और उन्होंने भी चिड़िया उड़ाने की इच्छा जताई और मुझे चिड़िया लेने भेजा। हो सके तो कुछ अच्छी अच्छी चिड़िया हमें दे दो।
मैंने भी अच्छी अच्छी 10 चिड़िया निकाल कर उन्हें दे दिया। मैं लगातार उस सुंदर दासी का चेहरा देखने की कोशिश करता, पर नकाब की वजह से देख नहीं पाया। बस दिखी तो उसकी मृग के समान आंखें और बार बार धीमे धीमे से झपकती उसकी पलकें। वो भी समझ गई थी कि मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ, पर उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि उसने मेरे हाथों में अशर्फी से भरी एक पोटली दी और कहा, अभी ये रखो और दीदार फिर कभी फुर्सत से कर लेना। ये बोलकर वो धीमे धीमे चलती हुई चली गई और पालकी में बैठ गई और पालकी भी फिर चली गई। मैं वहीं बड़ी देर तक उसी की ओर देखता रहा। चाचा मेरे पास आकर बोले, बेटा उमर, पोटली खोल के देख। मैंने पोटली खोली तो उसमें सोने की मुद्रा थी। मैंने वो सब चाचू जान को दे दी। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे मेहनत का इनाम है, इसे तुम ही रखो। मैंने कहा, आपने मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुझे देखकर मन से ये मलाल निकल गया कि कोई मुझे औलाद नहीं है आज तक। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसे पूछा और कहा, भावनाओं में बहना ठीक नहीं, अंधेरा होने वाला है, अब दुकान बंद करके चलते हैं, अभी कुछ नया करना है, बहुत काम है। हमने दुकान बंद की और घर पहुंच गए। मैंने पूरी रात मेहनत करके शीशा बनाया, पर वो काला था, उसमें चमक बिल्कुल भी नहीं थी। मन उदास हो गया। मैंने सोचा क्यों ना इसे पानी से धोकर देखूं। मैंने पास के चूल्हे से थोड़ा राख लिया और उस पर रगड़ने लगा और पानी से धोया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे सामने ही एक चमचमाता कांच था। बस फिर क्या था, मैंने एक लकड़ी का तख्ता लिया और उसको एक ओर से राख से रंग दिया। मैं भागकर गया और चाचू जान से हीरे की अंगूठी मांगी। उन्होंने उतार कर दी और कुछ पूछा भी नहीं। मैं अंदर गया और हीरे की मदद से कांच को चौकोर में काटा, क्योंकि कांच को सिर्फ हीरे से ही काटा जा सकता है। मैंने इस प्रकार एक सुंदर सा आईना बनाया। सुबह होते ही मैंने अंगूठी चाचू जान को दे दी। चाचू जान ने कहा, बेटा तू पूरी रात सोया नहीं, बताएगा क्या कर रहा था रात भर। मैं अंदर गया और आईना लेकर आया। मैंने उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने की। मैंने उन सामने वो आईना रखा और कहा, अब आंखें खोलिए। आंख खोलते ही वो डर कर पीछे हो गए। फिर पास आकर उसमें देखने लगे और कहा, आज तक मैंने अपना चेहरा सिर्फ स्थिर जल में ही देखा था, पर पहली बार अपना चेहरा इतना साफ साफ देख रहा हूँ। बता मुझे, तूने जल को जमाया कैसे? मैंने कहा, ये दिमाग का खेल है चाचू जान। उसी समय दरवाजे पर कुछ सिपाही आ गए। उन्होंने कहा, क्या चिड़िया बेचने वाला व्यापारी यहीं रहता है? मैंने कहा, नहीं। सिपाही ने कहा, तुम्हें सुल्ताना ने बुलाया है राजमहल में। चाचू जान ने मुझे धीरे से कहा, बेटा वो बहुत ही खतरनाक है, जरा संभल कर रहना। हमने सुना है कि वो बहुत सुंदर है, पर वो बहुत बड़ी जादूगरनी भी है। सुना है उसने बहुत से भयानक जीव और शैतानों को कैद कर रखा है। मैं झट से तैयार हुआ और निकलने लगा तो चाचू जान बनाया आईना एक लाल कपड़े में बांध कर दिया और कहा, ये उन्हें तोहफे के रूप में दे देना, इसके बदले तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। मैंने आईना लिया और सिपाहियों के साथ राजमहल की ओर चल दिया। और इसके बाद हुआ, बनाए हुए आईने को एक कपड़े में बांधकर अपने झोले में रख लिया था। मैं आगे आगे, सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। कभी मन खुशी से उछल पड़ता तो कभी डर से कांप जाता। मन खुश इसलिए था कि आज पहली बार मैं राजमहल में जा रहा था, सुल्ताना से मिलने वाला था, परंतु मन भयभीत इसलिए था क्योंकि ये पता नहीं था कि बुलाया किस लिए है। आखिर मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? कुछ ही समय बाद मैं राजमहल के सामने था। महल दिखने में एक आयताकार बक्से के समान था और ऊपर से एक बड़ा सा गुंबद था। महल के चारों ओर बड़ी बड़ी मीनारें थी। राजमहल पूरा पीले रंग के पत्थरों से बना था। सूर्य की रोशनी पड़ते ही वह सोने की तरह चमक रहा था।
मेरी नजर राजमहल की छत पर गई, जहां बहुत सी युवतियां खड़ी थी। मुझे देखते ही वो पीछे की ओर चली गई, मानो वो मेरे ही इंतजार में छत पे खड़ी थी। राजमहल के आंगन में छोड़कर कहा, हमें इसके आगे जाने की अनुमति नहीं, यहाँ से तुम ऊपर छत पर चले जाओ, सुल्ताना आपका वहीं इंतजार कर रही हैं। किसी भी पुरुष सैनिक को अंदर जाने की अनुमति नहीं। मैंने उस सिपाही को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा, और मैं आश्चर्यचकित हो गया। राजमहल के अंदर भी सिपाही थे, पर सभी महिलाएं थी। उन्होंने मुझे ऊपर की ओर जाने को रास्ता बताया। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ छत पर आ गया, क्योंकि मेरा घर वर्तमान की तीसरे मंजिल पर होने से सीढ़ियां चढ़ने की आदत थी। जैसे ही छत पर आया तो छत पर महिलाओं का समूह था। मेरे पहुंचते ही सब एक तरफ हो गए। मैं सीधा चलते हुए आगे गया कि सामने ही वो सुंदरी खड़ी थी जिसने मेरे दुकान से चिड़िया खरीदी थी। उसके हाथों में मेरी चिड़िया थी, पर आज भी उसके चेहरे पर नकाब था। फिर कहा, कैसी चिड़िया बनाते हो कि उड़ती ही नहीं? सुबह से हम और सुल्ताना कोशिश कर रहे हैं, पर ये कमबख्त उड़ती ही नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं उड़ेगी? इसे उड़ाने का भी एक तरीका होता है। उसी समय एक मधुर सी आवाज आई, तो हमें भी बताओ वो तरीका। मैंने देखा युवतियों की भीड़ को चीरते हुए एक सुंदर हसीना धीमी गति से मेरी ओर चली आ रही थी। उसने काले रंग का वस्त्र धारण किया था, जिसमें सुनहरे रंगों से नक्काशी भी की गई थी। कमर इतनी पतली और चाल इतनी सुहानी थी, मानो कोई मोरनी सीधे मेरी ओर आ रही हो। सिर पर सुनहरा ताज और उसमें लगा हीरा उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था, पर उसके चेहरे पर काली जाली नुमा नकाब बाधा बन रहा था, पर उसके होठों की लाली नकाब से झलक रही थी। आंखें ऐसी कि घायल कर रही थी। उसने पास आकर कहा, क्या मुझे सिखाओगे इस चिड़िया को आकाश में कैसे उड़ाते हैं? मैंने अपने कांपते हुए होठों से हाँ कहना चाहा, पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुल्ताना ने फिर से कहा, क्या आप मुझे सिखाओगे? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मैंने एक चिड़िया को डोर से बांधा और सुल्ताना के हाथों में दिया, और अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़कर सिखाने लगा। चिड़िया हवा में लहराने लगी। सुल्ताना ने जब चिड़िया को उड़ते देखा, खुशी से उछल पड़ी और मेरी ओर देखकर कहा, शुक्रिया। पर मेरे मुंह से आवाज न निकली और मैं उसकी आंखों को देखता जा रहा था। सुल्ताना भी मुझे ही देखे जा रही थी। नजरों से नजरें टकराने लगी। उसी समय एक हवा का झोंका आया और नकाब अपनी जगह से हट गया, और सुल्ताना के बाल उसके चेहरे को मेरी नजरों से छुपाने लगे थे। सुल्ताना अपने बालों को धीरे से अपने चेहरे से हटाती तो ऐसा लगता मानो साक्षात कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की सुंदरता चांद के समान शीतल प्रकाश देती हुई मेरी आंखों से उतरकर दिल में समाये जा रही थी। उसकी मुस्कान मेरे मानस पटल पर आघात किए जा रही थी। सुल्ताना ने पास आकर कहा, क्या हुआ, कुछ बोलोगे या मुर्दे के समान खड़े रहोगे? मैंने कहा, गुस्ताखी माफ हो, पर मैंने आज तक ऐसा सुंदर मुखड़ा कहीं नहीं देखा। ये सुनकर सुल्ताना ने कहा, सभी दासियां यही कहती हैं, पर मैंने अपने आप को सही ढंग से कभी नहीं देखा। मैंने अपने झोले से आईना निकाल कर दिया और कहा, ये तोहफा मैं आपके लिए लाया हूं। सुल्ताना ने कपड़े से आईना निकाल कर उसमें देखा और खुशी से झूम उठी। सुल्ताना ने खुश होकर कहा, क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूं? मैंने कहा, हाँ। सुल्ताना मेरे पास आई और कहा, तुमने मुझे सच में एक नायाब तोहफा दिया है, पर तुमने इस जल को इसके अंदर कैसे जमा दिया? मैंने कहा, ये जमा हुआ जल नहीं बल्कि आईना है, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। ये सुनकर वो चौंक गई और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। ये जरूर कोई मायावी विद्या है जो सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम आज मेरे खास मेहमान हो, क्या आज तुम मेरे साथ भोजन करोगे? मैंने खुशी से कहा, क्यों नहीं, ये मेरा नसीब है कि मैं आपके साथ बैठकर भोजन करूं। हम सभी महल के अंदर गए।
महल बड़ा ही सुंदर था। मैंने सुल्ताना और उनकी मुख्य दासी के साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद नाच गाना हुआ। जब मैंने जाने की इजाजत मांगी तो सुल्ताना ने कहा, यहीं ठहर जाओ। मैंने कहा, मेरा मन था रुकने का, पर चाचू जान को चिंता हुई, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। ये बोलकर सबसे विदा ली और निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि सुल्ताना पीछे से दौड़कर आई और मेरा हाथ पकड़कर कहा, कल जरूर आऊंगा। मैंने कहा, हाँ जरूर आऊंगा। सुल्ताना ने दासी से कहा, इन्हें छोड़कर आओ। दासी मेरे साथ चली। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही दासी ने कहा, होशियार हो जाओ उमर, सुल्ताना तुम पर मुग्ध है, मतलब तुम्हारी जान खतरे में है। भारी कदमों से घर की ओर सोचता हुआ चला जा रहा था। घर पहुंचते ही चाचू जान ने मुझे बुलाया, पर मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर लेट गया, पर आंखें खुली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मोबाइल और चार्जर तो है, पर बिजली मिल जाती तो निकल जाता। किस मुसीबत में फंस गया। मम्मी हमेशा कहती थी कि लालच नहीं करना चाहिए। इन हीरे और सोने के जेवरों की लालच ने कहां फंसा दिया कि अब जान तक गंवानी पड़ सकती है। उसी समय एक आहट हुई और मैं चौंक कर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था। अचानक लालटेन की रोशनी के साथ चाचू जान की आवाज आई, बेटा अंधेरे में बैठने से मुश्किलों का हल नहीं मिलता। जिस तरह से ये लालटेन अंधेरे को दूर कर रहा है, उसी प्रकार शायद मेरी मदद तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाल दे। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, चाचू जान, कल मुझे सुल्ताना ने फिर से बुलाया है। ये सुनकर चाचू जान ने कहा, तो समस्या क्या है? मैंने उन्हें सुबह से शाम तक की सभी घटनाएं बताई और ये भी बताया कि शाम को बाहर आते समय दासी ने कहा कि सुल्ताना तुम पर मुग्ध है, सावधान हो जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में है। ये सुनकर चाचू जान ने कहा, बेटा मुसीबत में तिनके का सहारा ही काफी होता है। इस समय तुम्हारी सहायता सिर्फ वो दासी कर सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें आने वाले खतरे से सावधान किया है। शायद उसे तुम पर दया आ गई होगी, अब वही तुम्हारी मदद कर सकती है। कल जाना तो उसके साथ साथ ही रहना। मैंने कहा, ठीक है। मन को थोड़ी सी शांति मिली तो मैंने कहा, चाचू जान, आपने कहा था कि वो जादूगरनी है, तो कुछ बताइए ना उसके बारे में। चाचू जान ने कहा, बेटा मैंने सुना है कि उसने पाल रखे हैं जो आधे मानव और आधे जानवर हैं। मैंने पूछा, कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों का शरीर मानव का और सिर जानवर का है, तो कुछ का शरीर जानवर का और सिर मनुष्य का है। उन्होंने कहा, उसके कपड़ों में एक झोली होती है जिसमें वो एक प्रकार का जादुई पत्थर रखती है, जिससे वो सामने खड़े शत्रु के छुपाए हुए छोटे लोहे के शस्त्रों को अपनी ओर खींच लेती है। मैं समझ गया कि उसके पास चुंबक है। अगर मुझे वो मिल जाए तो जनरेटर बनाया जा सकता है। चाचू जान ने कहा, बेटा हम ऊंट और गधे पालते हैं। हमें जो दूध मिलता है वो ऊंटनी और गधी का होता है। वो भी किसी किसी को नसीब होता है, पर उसके पास दूर देश की लाई हुई जानवर है जो दूध देती है और उसके दूध में बहुत शक्ति है। वो दूध वो अपने अंगरक्षकों को देती है और खुद भी ग्रहण करती है, जिससे उसके अंगरक्षक और वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने कहा, चाचू जान, मैं जानता हूं, उस जानवर को गाय कहते हैं। गाय के दूध में अपार शक्ति है, क्योंकि गाय का शरीर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से अवशोषित करता है, इसलिए उसके दूध में अपार शक्ति होती है। यहाँ तक कि उसके गोबर और मूत्र में भी बहुत गुण हैं। मैंने मन में सोचा, चुंबक सुल्ताना के पास से लेना कठिन हो सकता है, पर गाय का मूत्र आसानी से मिल सकता है। गौमूत्र से बिजली बनाना आसान है और बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। मैंने चाचू जान से कहा, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। अब मैं खुश था, क्योंकि अब मेरे घर जाने की आशा थी। बस अब अपना दिमाग और नसीब आजमाना था। मैंने खुशी खुशी चाचू जान के साथ भोजन किया और सोने चला गया। उठा तो तैयार हुआ। लगा कि चाचू जान कमरे के अंदर आए और कहा, बेटा ये तावीज गले में बांध ले। मैंने कहा,
आप ही बांध दो। चाचू जान ने तावीज बांधते हुए कहा, बेटा ये तेरी रक्षा करेगा बुरे समय में, इसे गले से मत उतारना। हाँ, हो सके तो सुल्ताना के ज्यादा करीब न जाना और सतर्क रहना। मैंने कहा, हाँ चाचू जान, आपने जो कुछ कहा मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अभी तैयार हुआ ही था कि सिपाही दरवाजे पर आ गए। एक सिपाही ने कहा, चलो जल्दी। मैं चाचू जान के गले लगा और बाहर निकला। मैं आगे आगे था और सिपाही मेरे पीछे पीछे। एक सिपाही ने दूसरे सिपाही से दबी हुई आवाज में धीरे से कहा, क्या अब रोज इसे लेने आना पड़ेगा? दूसरे सिपाही ने कहा, अरे नहीं, बस 2-4 दिन का मेहमान है बेचारा। इतना सुंदर और इतना जवान लड़का अब हमारी कैद में ही रहेगा। पहले सिपाही ने कहा, क्यों इसे कैद में क्यों रखना है? इस बेचारे ने क्या गलती की है? दूसरे सिपाही ने कहा, तू तो अभी अभी आया है, तुझे क्या पता? मैं बताता हूँ, सुन। सुल्ताना जिस पर मोहित हो जाती है उससे विवाह कर लेती है और तीसरे दिन उस इंसान को एक जानवर से मिला देती है और तीसरे दिन उस इंसान और एक जानवर को उस काले पिरामिड के पास ले जाती है और उस काले पिरामिड में एक शैतान रहता है जिसके सामने उन दोनों की बलि दी जाती है, जिससे वहां रहने वाला शैतान खुश होकर सुल्ताना को 100 वर्ष की आयु देता है। मेरे परदादा तक इस सुल्ताना के सिपाही रहे हैं। ये कोई जवान नहीं बल्कि एक बुढ़िया है, पर इसकी उम्र का पता नहीं चलता और सदैव जवान रहती है। देखा नहीं, कल ही शाम को एक सुंदर सफेद घोड़ा लाया गया है, वो इसीलिए ही लाया गया है। पहले सिपाही ने अफसोस जताते हुए कहा, बेचारा इसे तो कुछ पता ही नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। मैं इन सिपाहियों की बातें कान लगा के सुनते जा रहा था। अब तो मेरा पूरा शरीर भय से कांप रहा था। कदम बढ़ा ही नहीं बढ़ रहा था। सामने ही राजमहल था और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और मैं धम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। राजमहल के सामने आते ही मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मैं एक आलीशान कमरे में था। मेरे चारों तरफ बहुत से लोग थे। मेरे सिर के पास सुल्ताना बैठी हुई थी। उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, अब कैसे हो? क्या हुआ था तुम्हें? उसे मेरे पास बैठे देख मेरी हालत और खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद मेरा हाल चाल ले रही है। कैसे बताता कि तेरे डर से ही मेरी ये हालत है। फिर मैंने अपने मन को संभाला और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है, बस थोड़ी सी थकावट और कमजोरी है। सुल्ताना ने मुझे गले से लगाया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता, तुम ही तो मेरी जान हो। मैंने अपने मन से कहा, सही कहा, मैं ही तो तुम्हारी जान हूं। मुझे मारकर मेरी उम्र खुद ले लोगी। सुल्ताना ने ताली बजाई कि उसकी मुख्य दासी वहां झट से आ गई। सुल्ताना ने दासी से कहा, इनकी अच्छी तरह से देखरेख होनी चाहिए। इनकी जो इच्छा हो पलक झपकते पूरी होनी चाहिए। ये बोलकर सुल्ताना वहां से उठी और चली गई। वो मुख्य दासी वहीं खड़ी थी। मैंने उन्हें इशारे से बुलाया तो वो मेरे पास आई। मैंने कहा, शुक्रिया आपका जो कल आपने मुझे खतरे से आगाह किया। मुख्य दासी ने वहां पर उपस्थित सभी दास दासियों को वहां से हटा दिया। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मुख्य दासी ने कहा, मैंने खतरे से आगाह किया था तो आए क्यों यहाँ? उस दिन जब मैं तुम्हारे दुकान आई तो मुझे लगा तुम बड़े ही होशियार हो। तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी थी। पर तुम्हारा नसीब बहुत खराब है जो सुल्ताना के नजर में आ गए। तुम भी मूर्ख ही हो जो कि उसके हुस्न को देखकर फिदा हो गए। मैंने सोचा तुम्हें आगाह करूंगी तो तुम भाग जाओगे, पर तुम तो इतने बेवकूफ हो कि जानते हुए भी अपनी जान देने चले आए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ ही सही, पर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? उसने कहा, बोलो। मैंने उस दिन तुम्हारा चेहरा देखने की बहुत कोशिश की पर देख नहीं पाया। तुम ये जानती थी फिर भी नहीं दिखाया। क्या अब तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हो या आज भी वैसे ही तड़पाओगी? दासी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने मैंने अपना नकाब हटाया तो सुल्ताना पहले मुझे मार देगी,
क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे। मैंने कहा, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? दासी ने कहा, नहीं, पर मेरी सहेलियां कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं। कितना अच्छा होता कि मैं भी अपना चेहरा आईने में देख पाती, पर तुमने आईना सिर्फ सुल्ताना को दिया। मैंने कहा, तुम नाराज क्यों होती हो? मैंने एक छोटे से आईने का टुकड़ा निकाल कर उसे दिया, जो कि बचे हुए आईने का भाग था, जो कि मैंने ही बनाया था। उसे देखते ही वो बहुत खुश हुई, पर उसने अपना नकाब हटाया नहीं। आईना अपने कमर में बंधे कपड़े में छुपा लिया। मैंने कहा, ठीक है, चेहरा ना दिखाओ, पर कम से कम अपना नाम तो बता दो। दासी ने धीरे से कहा, हुस्ना। मैंने कहा, हुस्ना, मुझे ये तो पता है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, पर क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? हुस्ना ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा, यहाँ राजमहल में जिन जानवरों का दूध पीते हैं, सभी उस जानवर को गाय कहते हैं। हुस्ना ने चौंक कर कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, हुस्ना, जहां सभी गायों को रखा गया है वो जगह कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। हुस्ना ने कहा, वहां बहुत पहरा है, मैं अभी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती, पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हें वहीं रखा जाएगा। मैंने कहा, क्यों? वो मुझे वहां क्यों रखेंगे? हुस्ना ने कहा, तुम्हें वहां लाए गए नए सफेद घोड़े के साथ रखा जाएगा, जिससे तुम दोनों एक दूसरे को पहचान लो और एक दूसरे का मन विचार समझना सीख लो, क्योंकि तुम दोनों को एक दिन एक होना है। मैं समझ गया कि ये क्या बोलना चाहती है और क्या छुपाना चाहती है। मैंने जानबूझकर उसके सामने हंसते हुए कहा, मतलब वो घोड़ा मुझे सवारी करने के लिए मिलेगा? हुस्ना ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी देखूंगी कि कौन किसकी सवारी करता है। उसी समय सुल्ताना ने अंदर प्रवेश किया और हुस्ना चौंक कर खड़ी हो गई। सुल्ताना मेरे पास आ गई और कहा, अब कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूं, बस आपका ही इंतजार था। सुल्ताना मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलो हम थोड़ा सैर कराते हैं। मैंने सुल्ताना का हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीमे धीमे चलने लगे। अचानक सुल्ताना रुक गई और पीछे मुड़कर कहा, सभी हमारा यहीं इंतजार करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। सुल्ताना मेरे साथ बातें करते हुए मुझे छत पर ले गई। छत पर उसने मुझसे कहा, देखो उमर, यहां से जहां तक तुम्हारी नजर जाए वहां तक हमारा राज्य है। मैं चाहती हूं कि तुम इस राज्य के सुल्तान बनो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। सुल्ताना ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है, क्या तुम उसे देखोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। सुल्ताना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो और हाथ मत छोड़ना और डरना नहीं। मैंने सुल्ताना का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर। सुल्ताना मुझे लेकर आगे बढ़ी और छत से कूद पड़ी। मैं डर कर चीख पड़ा, पर ये क्या, सुल्ताना मुझे लेकर हवा में तेज गति से उड़ रही थी। सुल्ताना ने कहा, डरो मत, मेरे पास अपार शक्ति है जो कि मुझे मेरे पूर्वजों से मिली। यही हमारे कुल देवता का स्थल है, पर वहां विवाह के 3रे दिन ही जा सकते हैं। वहीं पर हमारा धन रखा हुआ है छुपाकर, जिनकी रक्षा मेरे पूर्वज करते हैं। ये बोलते हुए सुल्ताना मुझे लेकर हवा से नीचे उतरी तो सामने एक गौशाला थी, जिसमें हजारों की संख्या में गाय थी। उन्हें रहने के लिए अच्छी व्यवस्था और खाने के लिए भरपूर भोजन था। सुल्ताना मुझे उस गौशाला के अंदर बीचों बीच ले गई। वहां पर सफेद रंग का चमकीले बालों वाला घोड़ा था। सुल्ताना ने कहा, ये घोड़ा खास तुम्हारे लिए मंगवाया गया है, यही तुम्हारा तोहफा है। इसकी खासियत ये है कि ये हवा में उड़ सकता है, पर इसे वही उड़ा सकता है जिसकी भावना का तार इसकी भावनाओं से जुड़े। इसके लिए तुम्हें इसके साथ रहना होगा। मैंने कहा, बहुत सुंदर तोहफा है, मैं बहुत खुश हूँ। सुल्ताना ने कहा, हम विवाह के बाद
तीसरे दिन इसी घोड़े पर बैठकर उस काले पिरामिड में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने जाएंगे। मैं समझ रहा था कि ये मुझे कौन सा आशीर्वाद दिलाएगी, पर मैंने झूठी खुशी दिखाते हुए कहा, आपसे विवाह करूंगा, ये सोचकर मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर यह तोहफा तो मुझे सच में जमीन पे पैर रखने ही नहीं देगा। सुल्ताना ने कहा, हम विवाह के बाद तीसरे दिन इसी घोड़े पर बैठकर उस काले पिरामिड में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने जाएंगे। मैं समझ रहा था कि ये मुझे कौन सा आशीर्वाद दिलाएगी, पर मैंने झूठी खुशी दिखाते हुए कहा, आपसे विवाह करूंगा, ये सोचकर मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर यह तोहफा तो मुझे सच में जमीन पे पैर रखने ही नहीं देगा। मेरा तो भाग्य जाग गया। पर अगर आप नाराज ना हो तो मैं और भी कुछ मांग सकता हूं। सुल्ताना ने कहा, सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हें चाहिए बेझिझक बोलो। मैंने कहा, मेरे चाचू जान बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें यदि एक गाय दे दी जाए तो वो उसका दूध पीकर स्वस्थ हो जाएंगे। सुल्ताना ने एक सिपाही को बुलाया और कहा, अभी उमर के घर एक अच्छी गाय पहुंचा दो। सिपाही एक बड़ी सी सुंदर काली गाय लेकर निकला। मैंने सुल्ताना को शुक्रिया कहा, क्योंकि गाय से सिर्फ दूध निकालना ही मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरी योजना कुछ और थी। सुल्ताना मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से ले उड़ी। पलक झपकते ही हम दोनों राजमहल के छत पर थे। हम दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया और भोजन के पश्चात मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। सुल्ताना ने मुझे आवाज दी और मैं वहीं रुक गया। सुल्ताना दौड़कर मेरे पास आई और कहा, चाचू जान से बात कर लेना और हम दोनों कल ही विवाह करेंगे। ये सुनकर मेरी जान मेरे हलक तक आ गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। सुल्ताना को मुझ पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था। उसने मुझे गले लगाया और विदा कर दिया। अब आगे हुआ क्या, तो आगे बढ़ाते हैं। सुल्ताना को विदा करके मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं सुल्ताना सच तो नहीं कह रही। क्या पता वो सच में मुझसे प्रेम करती हो सकता है कि सभी मुझे बहकाना चाहते हैं, क्योंकि सुल्ताना अगर मुझे मारना ही चाहती है तो बंदी भी तो बना सकती है। क्या पता वो दासी और सैनिक आपस में मिले हुए हों। पर दासी ने पूरी बात अभी तक बताई नहीं, सिर्फ इशारा किया था, और सैनिकों की बातें मैंने सुनी थी, ना कि उन्होंने मुझे बताया था। ये सब सोच सोच कर मेरा सिर घूमने लगा। मैंने ऊपर वाले से कहा, हे ईश्वर, मेरी मदद कर और अब इस मुसीबत से बाहर निकाल। मेरा घर करीब आ गया था, पर मेरे घर के सामने बहुत ही भीड़ थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था। मुझे लगा कहीं चाचू जान को कुछ हुआ तो नहीं। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और देखूं तो क्या मेरे चाचू जान सभी को गाय दिखा रहे हैं। ये देख कर मन में थोड़ी शांति मिली, पर ये वही गाय थी जो सुल्ताना ने मुझे दी थी अपने चाचू जान के लिए। चाचू जान बड़े ही खुश दिख रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास गया, चाचू जान ने मुझे गले से लगाया और कहा, ये दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है जो मुझे तुम्हारी वजह से नसीब हुआ है। मैंने चाचू जान से कहा, अब ये गाय को अंदर ले जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चाचू जान गाय को अंदर ले आए और आंगन में बांध दिया और बोले, कहो बेटा, क्या हुआ? मैंने चाचू जान से कहा, कुछ तांबे की मुहर चाहिए। चाचू जान झट से निकाल कर दिए। मैंने लोहे के पतीले में डालकर उसे पिघलाया। ये देखकर चाचू जान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, चाचू जान, हो सके तो मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम्हें भी यहाँ से माला माल किए जाऊंगा। बस आप एक काम करो कि एक पतीले में गाय का मूत्र ले आओ। चाचू जान ने कहा, मैं नहीं लाता क्योंकि वो नापाक है। मैंने कहा, ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। चाचू जान ने कहा, पर तू इसका करेगा क्या? मैंने कहा, बस जाने की तैयारी, क्योंकि अब यहाँ और समय रहा तो सीधे ऊपर जाऊंगा। मैंने एक बर्तन लिया और गाय के नीचे रखा और वापस आकर तांबे के सिक्के में छेद करने लगा। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने यहाँ वहां देखा, पर कुछ नहीं था। बाहर रात का अंधेरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला और आगे बढ़ा तो दीवार के पीछे कोई खड़ा है ऐसा महसूस हुआ। मैंने हाथ में एक डंडा ले लिया और आगे बढ़ा, और डंडा मारने के लिए ताना कि एक चीख निकली।
मैंने उसका हाथ पकड़ा और रोशनी में लाया, देखा तो चौंक गया कि इतनी रात के अंधेरे में सुल्ताना की मुख्य दासी हुस्ना यहाँ आई है। मैंने उसका हाथ मोड़कर पीछे कर दिया। वो दर्द से चीख पड़ी। मैं उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गया। उसे देखकर चाचू जान भी खड़े हो गए। हुस्ना चाचू जान से मदद मांगने लगी तो चाचू जान ने उसका हाथ मेरे हाथ से छुड़ा दिया और कहा, शैतान हो गया है जो एक लड़की का हाथ इस तरह से मोड़ दिया। मैंने कहा, पहले इस लड़की से पूछो यहाँ क्यों आई है, वो भी इतनी रात को। हुस्ना ने रोते हुए कहा, मैं ही मूर्ख हूँ जो इस गधे को बचाने चली आई। सुल्ताना आज पूरे दिन इसके साथ घूम रही थी। इसके घर आने के बाद एक कमरे में चली गई जहाँ वो लगातार मंत्रों का जाप कर रही है। हो सकता है कि वो कल ही इससे विवाह कर ले, क्योंकि सिपाही सभी विवाह के तैयारी में जुटे हुए हैं। मैंने कहा, हाँ तो कर लूंगा विवाह। हुस्ना ने कहा, हाँ कर लो विवाह। जब सुल्ताना तुम्हारा सिर उस नए घोड़े को लगा देगी तब सुल्ताना को अपने पीठ पर घुमाते रहना, और तुम्हारे शरीर पर जब घोड़े का सिर लगा दिया जाएगा तब तुम सिर्फ उसकी रखवाली करना। उस जादूगरनी को नायाब जानवर पालने का शौक है। मैंने कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बचाना चाहती हो? हुस्ना ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए। मैंने कहा, ठीक है तो क्या करें? हुस्ना ने कहा, यहाँ से दूर भाग चलते हैं। हुस्ना ने अपने कमर से एक पेड़ की छाल निकाली और कहा, इसमें एक नक्शा बना हुआ है जो हमें काले पिरामिड में छुपे सुल्ताना के खजाने तक ले जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। मैंने हुस्ना से वो नक्शा ले लिया। चाचू जान से कहा, आप हुस्ना के साथ गाय लेकर फिर से वहां जाओ जहां सभी गाय रखी हुई है। वहां जाकर उन्हें बोलो कि गाय बीमार है। हुस्ना, तुम उनके सामने मत जाना, चुपके से तुम वहां जाना जहां वो घोड़ा रखा गया है। तुम मुख्य दासी हो, इसलिए अगर कोई पूछे तो कहना कि सुल्ताना ने मंगवाया है। अगर वो नहीं माने तो घोड़े पर बैठकर उड़ जाना। तुम और चाचू जान मुझे यहीं मिलना, तब तक मैं कुछ जरूरी कार्य पूरा करता हूँ। मैं झट से वहां गया जहां गाय बंधी हुई थी। वहां से मूत्र से भरा पतीला ले लिया और गाय को चाचू जान के हवाले कर दिया। चाचू जान गाय को लेकर हुस्ना के साथ चल दिए। अब घर में कोई नहीं था। मैंने झट से मोबाइल और चार्जर निकाला। चार्जर के वायर के एक छोर से दोनों तार से अलग अलग तांबे के सिक्के को जोड़ दिया और उसे गौमूत्र में डाल दिया। उसके बाद चार्जर के पिन से मोबाइल को जोड़ा। मोबाइल चार्ज होने लगा। मैं वहां से उठा और अपने बैग में वो नक्शा रख लिया जो हुस्ना ने मुझे दिया था। मैंने एक रस्सी अपने कमर में बांधी और मेरे कमाए हुए सोने के मोहरों को भी रख लिया। तभी वहां घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। मुझे लगा शायद हुस्ना और चाचू जान वापस आ गए हैं। मैंने झट से मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल चार्ज हो चुका था। मैंने उसे उठाकर अपने जेब में रखा और घर से बाहर आया तो देखा कि सुल्ताना कुछ सिपाहियों के साथ आई है। मैंने तुरंत झुककर सुल्ताना को सलाम किया और कहा, आप चाहते तो बुलावा भेज देते, मैं स्वयं पहुंच जाता, पर आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? सुल्ताना ने कहा, हमें आज ही बाद विवाह करना है, इसलिए हम तुम्हें स्वयं लेने आए हैं। मैंने कहा, ठीक है चलता हूँ, मुझे मेरा सामान लेना है, मैं अभी आया। ये बोलकर अंदर आ गया और अपना बैग और मिर्च का पाउडर साथ ले लिया। बाहर आकर मैं भी एक घोड़े पर बैठ गया। मैं आगे आगे चल रहा था। कुछ ही दूर पहुंचे कि जोरदार हवा चलने लगी। मैंने मौका पाकर मिर्च पाउडर हाथ में लिया और अपने घोड़े को थोड़ा तेज दौड़ाया और पाउडर को हवा में छोड़ दिया, जिससे पाउडर हवा के साथ उड़कर सिपाहियों और सुल्ताना की आंखों में चला गया। वे जलन से तिलमिला उठे। मैंने घोड़ा तेज दौड़ाया और बहुत दूर निकल गया। अब मुझे इंतजार था बस चाचू जान और हुस्ना का। मैं वहीं खड़ा था कि मैंने देखा मेरे घोड़े के सामने एक सांप बैठा है और फुफकारे जा रहा है। मेरा घोड़ा उसे देखकर जोर से हिनहिनाया और दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर घोड़े ने एक छलांग लगाई और मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने देखा दूर दूर तक बस एक खाली मैदान और चारों ओर धूल उड़ रही है। ऐसा लग रहा था मानो धूल का तूफान नजदीक आ रहा है। अब धूल के साथ घोड़े पर सवार सैनिक दिखाई दे रहे थे। सभी के हाथों में शस्त्र हैं। मुझे सैनिकों ने चारों ओर से घेर रखा है। धीरे धीरे वो मेरे नजदीक आते चले गए। बीचों बीच हाथी पर बैठी सुल्ताना चली आ रही थी। मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और चालू करने लगा। मेरा मोबाइल चालू हो रहा था और मैं डर के मारे कांप रहा था। सैनिक और सुल्ताना नजदीक आ रहे थे कि मेरी निगाह आसमान में उड़ते हुए घोड़े पर गई जिस पर हुस्ना और चाचू जान बैठे हुए थे।
मैंने झट से कमर में बांधी रस्सी हाथ में ली और हुस्ना की ओर फेंका। चाचू जान और हुस्ना ने रस्सी पकड़ ली और मुझे लेकर उड़ चले। मेरे कमर में बंधी हुई रस्सी हुस्ना और चाचू जान के हाथ में थी और हवा में लटक रहा था। मैंने दूर से ही देखा कि सुल्ताना हवा में तेज गति से उड़ते चली आ रही है। मैंने हुस्ना से कपड़ा नीचे लेने के लिए कहा। मोबाइल मैंने हवा में ही चालू कर दिया था। मैंने अपने घर का पता और तारीख और वर्ष उसी दिन का डाल दिया जब मैं वहां से निकला था। मैंने हुस्ना से घोड़ा नीचे उतारने को कहा और फ्लैश लाइट चालू किया, जिससे भविष्य का द्वार खुल गया। हम तीनों और घोड़ा एक साथ रोशनी के द्वार को पार कर लिए, भविष्य में पहुंचे और मैंने मोबाइल बंद कर दिया, जिससे द्वार बंद हो गया। और अब मैं, चाचू जान, हुस्ना और वो घोड़ा साथ मेरे घर के बेडरूम में थे। मैंने अपने कमर की रस्सी खोली और चारपाई पर लेट गया। हुस्ना और चाचू जान सिर्फ मेरी ओर देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे बहुत, जो कि साफ साफ नजर आ रहे थे।